नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अपकृत्य में मानसिक तत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने पहले भाग में देखा कि अपकृत्य विधि में जो हेतु है उसका मानसिक तत्व के रूप में योगदान नगण्य है, जहाँ पर आपका कार्य अगर अवैध है और आपका हेतु अच्छा है तो आप प्रतिवादी दायी होगा, और यदि आपका कार्य अवैध है वैध है लेकिन आपका हेतु यदि बुरा है तो भी आप दायी नहीं होंगे। इस तरीके से अपकृत्य में जो मानसिक तत्व थे वो 4 मानसिक तत्वों में से पहला तत्व हेतु था। दूसरा जो तत्व है वो है मोटिव, यानी कि आशय, यानी कि इंटेंशन। सामान्यतः यदि हम चीज़ों को देखते हैं तो आशय और जो हेतुक है इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आशय एक क्षणिक या निकटस्थ मानसिक स्थिति है, जबकि हेतु एक बहुत दूरस्थ स्थिति है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसकी मृत्यु हो जाने से ही उसका जो कष्ट है, जो मृत्युतुल्य कष्ट है, वो कष्ट खत्म हो सकता है। अब तीन व्यक्ति या जो भी मान लेते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि उसके कष्ट से मुक्ति हो जाए या हो जाए, तो मृत्यु कारित करना उन लोगों का उसका आशय है कि उस व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए तो उसको कष्ट से मुक्ति मिल जाए। तो पहला व्यक्ति उसका जो आशय है वो भी उसका मृत्यु कारित करना है, लेकिन लेकिन उसका जो मोटिव है, जो हेतुक है, वो दूरस्थ मोटिव क्या है कि जो व्यक्ति मर जाएगा तो उसको जो ये नियंत्रित कष्ट है उसका कष्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति है जो भी उसकी मृत्यु कारित करना चाहता है, लेकिन उसका दूरस्थ मोटिव है वो ये है कि उस व्यक्ति की जो संपत्ति है वो उसको मिल जाएगी। तीसरा व्यक्ति है वो ये देखता है कि मृत्यु कारित होने करना तो है ही है, लेकिन इसकी मृत्यु कारित हो जाएगी तो जो इसकी शारीरिक कष्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे एक दैवीय पारलौकिक लाभ मिलेगा। मुझे मतलब इसका एक पुण्य का रूप में मुझे मिलेगा, साथ साथ मुझे इसकी संपत्ति भी मिल जाएगी और इसको कष्ट से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा तीनों व्यक्तियों का जो आशय है, जो इंटेंशन है, जो क्षणिक है, त्वरित है, वो ये है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाए, लेकिन तीनों का जो मोटिव है वो मोटिव अलग अलग है। एक चाहता है कि इसको कष्ट से मुक्ति मिल जाए, एक को उसकी संपत्ति प्राप्त करनी है, एक को पारलौकिक दैविक लाभ लेना है। तो ये मोटिव की इंटेंशन का जो अंतर है वो ये है। मोटिव एक ऐसी चीज है जो आशय को प्रोत्साहन देती है, जो आशय को बार बार मतलब संवेगों होते हैं, उन संवेगों को जो इमोशंस होते हैं उनको बार बार प्रज्वलित करती है कि आप ऐसा करें, हम ऐसा करें तो ऐसा बन कर जाएंगे। सामान्यतः सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के पीछे किसी लोगों को पद की इच्छा होती है, किसी व्यक्ति को उस पद पे मिलने वाले अधिकार हैं उनकी इच्छा होती है, कुछ व्यक्तियों को उस पद से मिलने वाले आर्थिक लाभ और की आवश्यकता होती है। तो हर स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, उनका आशय है कि वो सिविल सर्विस करके अपने को एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे, लेकिन उनका जो दूर का मोटिव है वो दूर का मोटिव उनका क्या है कि वो अलग अलग है। इसलिए आशय और मोटिव में एक इंटेंशन और हेतु में एक महीन रेखा है, उस महीन रेखा से इसको अलग किया जा सकता है। वास्तव में आशय का अर्थ मानसिक स्थिति से है। सामंत के अनुसार इसका ध्येय मन में रखकर कोई कार्य किया जाता है, उससे आशय या
नियत कहते हैं। इसमें क्षतिकारक परिणाम का पूर्व ज्ञान और उसका कर्तव्य प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। किंग बनाम हार्वे महोदय के केस में कहा गया कि किसी पक्ष के उद्देश्य एवं उसके द्वारा किए गए कृत्य पर कानून की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। सभी सिविल मामलों में कानून कर्ता के आशय को इतना महत्व नहीं देता जितना क्षतिगत पक्षकार को हुए नुकसान को ध्यान देता है। आशय अपकृत्य के दायित्व के लिए आवश्यक तत्व नहीं है एवं उसके द्वारा किए गए अपकृत्य पर कानून की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि मनुष्य के आशय के आधार पर वाद नहीं लाया जाता, क्योंकि आशय की परिणति उसके कार्य के द्वारा ही पता पड़ती है कि मन में क्या चल रहा है। उससे उसका हेतु पता लगाया जाता है कि इसका हेतु बुरा था या अच्छा था। इस तरीके से हम देखते हैं कि अपकृत्य विधि में आशय एवं हेतु दोनों का योगदान इतना नहीं है जितना कि अवैध कार्यों को करने का है। यदि आपके कार्य अवैध हैं तो आपका आशय और हेतु आपको क्षतिपूर्ति से नहीं बचा सकता। इसी का उदाहरण है गाइल वर्सेस स्वान का जो वाद है। उस वाद में जो स्वान महोदय हैं वो व्यक्ति एक पैराशूट गुब्बारे के द्वारा उड़ान भर रहे थे और उन्होंने जो उड़ान भर रहे थे तो उन्होंने उस उड़ान से एक जो वादी है गाइल महोदय उनके बगीचे के में वो अपना जो गुब्बारा लैंड कराया, वो उनके गुब्बारे को उस बगीचे में लैंड करा दिया। तो एक असंख्य लोगों की भीड़ जो कौतूहलवश उस गुब्बारे को उड़ता हुआ देख रही थी, वो देखने के लिए वादी महोदय के जिन्होंने वाद दायर किया उनके बगीचे में पहुंच गई, उनके पौधों को नुकसान पहुंचा दिया, बगदर्सी बच गई और उनका बगीचा पूरी तरह से रामायण की मैं हनुमान जी ने जिस तरह से अशोक वाटिका का नाश किया था वैसे उनके बगीचे का सर्वनाश कर दिया। तो गाइल महोदय ने उनके स्वान महोदय के खिलाफ वाद दायर किया, क्षतिपूर्ति का दायर किया। तो प्रतिवाद में स्वान महोदय ने कहा कि मुझे इस प्रकार की कोई आशंका नहीं थी कि मेरे इस कृत्य से किसी को ऐसी हानि हो सकती है और मेरा कोई आशय भी नहीं था, तो मुझे इस चीज़ को क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी नहीं ठहराया जाए। लेकिन न्यायालय ने कहा कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि ऐसे कौतूहल के विषय में जनता उग्र हो सकती है और अनियंत्रित हो सकती है और ये आदमी साधारण रूप से जान सकता है और जो गाइल महोदय को जो नुकसान हुआ है वो उनके निजी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनकी जो भूमि उस पर लोगों ने प्रवेश किया है, इसलिए आप उसका दायी होंगे। इस प्रकार अपकृत्य में आशय बिल्कुल रूप से विसंगत है, इनरेलेवेंट है। इसी तरीके से दूसरा वाद है विल्किंसन वर्सेज डाउटन का। इस वाद में विल्किंसन महोदय ने डाउटन नाम की एक महिला थी उसके साथ एक मजाक किया और उन्हें कहा कि जो आपके पतिदेव हैं वो विदेश में जो रहते हैं वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं, दुर्घटना का शिकार हो गए हैं और दुर्घटना के कारण उनके दोनों पैरों के हाथों की हड्डियाँ टूट गई है और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। तो इस प्रकार की उनको एक सूचना मिथ्या सूचना दी, मान लीजिए कि अप्रैल फूल ही बनाया। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद वो महिला जो विदेश अपने पति से दूर रह रही थी वो मानसिक आघात में, ट्रॉमा में चली गई और उनके बाल सफ़ेद हो गए और वो मतलब निराशा में जीने लगी और वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई और उनका स्वास्थ्य बुरी तरीके से बिगड़ गया और इस कारण से उनका प्राण संकट में आ गया, खाना पीना छोड़ दिया। तो प्रतिवादी को इस चीज़ के लिए दायी ठहराया गया, यद्यपि उन्होंने कार्य जो किया था
आशय जो उनका मजाक करना था, उनका हेतु भी कोई बुरा नहीं था, लेकिन क्षतिपूर्ति के लिए दायर किया गया कि उनको शारीरिक आघात पहुंचा, जो मानसिक आघात पहुंचा, मेंटल स्ट्रोक पहुंचा, उसके लिए उस महिला को क्षतिपूर्ति के लिए नुकसानी की भरपाई देनी पड़ी विल्किंसन महोदय के द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपकृत्य में आशय एवं हेतु का कोई ऐसा विशेष योगदान नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अपकृत्य हैं जैसे प्रवंचना, डिसीट, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, असॉल्ट, हमला, व्यापारिक एवं संविदात्मक संबंधों में हस्तक्षेप, इंटरवेंशन इन कमर्शियल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस, इसमें आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो ऐसी स्थितियों में आपको बिना आशय के भी दायी, आशय देख के आपको दायी बनाया जा सकता है, यद्यपि आपका जो कार्य है वो दोषपूर्ण नहीं है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में और इसके पहले भाग में हमने देखा कि अपकृत्य विधि में जो मानसिक तत्व है उनकी में जो 4 तत्व मैंने बताए थे, वो पहला तत्व था हेतुक, मोटिव, दूसरा इंटेंशन यानी कि आशय, तीसरा था विद्वेष, मैलिस, और चौथा था फॉल्ट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कि दोष और कठोर दायित्व। तो इस वीडियो में हमने 2 तत्वों पर पूर्णतः चर्चा कर ली है। इन 2 तत्वों को यद्यपि प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया अपकृत्य विधि में महत्व तो नहीं दिया जा सकता, वहाँ पर सिर्फ अवैध कार्यों और वैध कार्यों का ही अंतर देखा जा सकता है। अगर आपके कार्य वैध हैं और आपका आशय और हेतु दोनों ही दोषपूर्ण हैं तो भी आप दायित्व नहीं दे होगा, आपको क्षतिपूर्ति नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपके कार्य अवैध हैं, विधिपूर्ण नहीं हैं, तो आपको निश्चित रूप से उस कार्य के लिए दायी ठहराया जा सकता है। धन्यवाद। अगले पार्ट में हम अपकृत्य विधि के बचे मानसिक तत्वों में बचे हुए दोनों तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे और इस अध्याय को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।